गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के इस कड़ी में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है हमारा कार्यक्रम हंगामा का। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं 50वें दशक के कुछ बेहतरीन गीत। तो बिल्कुल हम आपको सुनाएंगे आज ये गीत, लेकिन इससे पहले हम रुख करते हैं सबसे पहले कुछ कही अनकही में और मिलते हैं अपर्णा नायक जी से। अपर्णा नायक एक बेकर हैं और आइए सुनते हैं आज उनकी बेकिंग स्टोरी। कुछ कही अनकही के सभी सुनने वालों को अपर्णा का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है पिछले हफ्ते जो मैंने आपको चॉकलेट मोदक की रेसिपी बताई वो आप लोगों को पसंद आई हूँ। आज मैं आपको मेरे बेकिंग के सफ़र के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। बचपन से मुझे खाना बनाना या केक बनाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती थी, पर जब भी हमारे जन्मदिन पे मम्मी केक बनाती तो उनके इर्द गिर्द मैं घूमती रहती। वो भीनी भीनी खुशबू, वो केक बनाने का मम्मी का तरीका, पता नहीं क्यों बट मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट कभी सीखने की कोशिश नहीं की मैंने। बड़े होने के बाद शादी हो गई, एक प्यारी सी बेटी मेरे घर आ गई, पर बचपन में वो अक्सर बीमार रहती थी। एक दिन उसे हॉस्पिटल एडमिट भी करना पड़ा हमें, और जब डिस्चार्ज हो रही थी तो उसके डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी हो जाए उसे बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खिलाना है, जो भी है आप घर में ही बनाओ और उसे खिलाओ, बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं, ऐसे मुझे डॉक्टर ने कहा। बाकी सब तो मैंने घर पे ही बना लेती थी उसके लिए, जो भी उसे पसंद आता था, पर बर्थडे पे जब उसके लिए केक बाहर से दुकान से हम लेके आते थे तो खाने के बाद में वो बीमार रहती, और वो केक का अजीब सा स्वाद हम लोगों के गले में अक्सर रहता था, जिसके वजह से हमें वो पसंद नहीं आता था। पर क्योंकि मेरी बेटी एक स्पेशल नीड्स चाइल्ड है तो उसका देखभाल करना और घर के कामों में अक्सर वक्त गुजर जाता था, बट कभी बेकिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। एक दिन, शायद ये 2015 की बात है, मैंने फेसबुक पे एक बेकिंग क्लास का ऐड देखा। दिल में एक खुशी की लहर उठ गई मेरी। मैंने वो क्लास अटेंड किया और मानो मेरे लिए बेकिंग की दुनिया के दरवाजे खुल गए। घर पे आके मैंने केक बनाना चालू किया, और ना ही मेरे घर वालों को पर मेरी बेटी को भी वो अच्छा लगा, और मज़े की बात ये थी कि वो खाने के बाद बीमार भी नहीं गिरी। तो धीरे धीरे फिर मैंने ऐसे घर पे प्रैक्टिस करना चालू किया। मेरे जान पहचान वालों ने मुझे ऑर्डर्स देना चालू किया। एक दिन जहाँ पे मैं अपनी बेटी को थेरेपी के लिए लेके जाती थी, एक माँ मेरे पास आई और बोली, आप बाकी सब बच्चों के लिए तो केक बनाते हो, हमारे बच्चों के लिए भी कुछ अलग सा केक बनाइए ना। मैं उनको ऐसे देखते रह गई, फिर समझ में नहीं आया वो क्या बोलना चाहती है। फिर उन्होंने बोला कि उनके बच्चे जो हैं वो ये नॉर्मल केक्स जो हैं जो मैदा से बनता है वो नहीं खा सकते, उन्हें बहुत सारे खाने पीने में परहेज़ है। मैंने और कई माताओं से बात किया तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, इन बच्चों को बहुत सारे परहेज़ होते हैं, जिनके वजह से कभी कभी या फिर अक्सर ऐसा होता है कि इन बच्चों से छुपा के उन्हें कुछ केक या ऐसे वगैरह वो खा लेते हैं, क्योंकि उनको वो मना होता है खाना। फिर मैंने धीरे धीरे मेरा ध्यान पौष्टिक बेकिंग के तरफ मैंने मोड़ा।
मैंने ऐसे केक्स और बिस्किट्स बनाने चालू किए जिसमें मैदा, आटा, शक्कर या फिर कोई केमिकल, प्रिजर्वेटिव, कलर्स इस्तेमाल नहीं होता है। मेरे लिए सबसे खुशी की बात उस दिन थी जब एक दिन एक माँ ने मेरे से केक ऑर्डर किया था उनके बड़े बेटे के बर्थडे के लिए। शाम को उनका कॉल आया, वो इतने खुश लग रही थी। वो बोले इतने सालों तक हम अपने छोटे बेटे से वो बाहर का केक छुपा के खाते थे क्योंकि उसे वो खाना मना था, बट आज आपके हाथ का केक ना सिर्फ वो छोटा बेटा जो कि स्पेशल नीड्स है, बल्कि उनका बड़ा बेटा, उनके परिवार के सारे लोगों को वो पसंद आया। वो मेरे ये सुन के मैं तो झूम उठी। अच्छा लगा ये सुन के कि ना सिर्फ एक बल्कि पूरा परिवार वो खा के उसका आनंद उठाया उन्होंने। ऐसा लगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तो अब मेरा एक ही मिशन है कि मैं ऐसे बच्चों के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए कुछ बनाऊं और खिलाऊं उन्हें जिन्हें नॉर्मल चीज़ों से परहेज है, जैसे कि बेकरी के जो बेकरी में जो केक बिस्किट्स मिलते हैं वो नहीं खा सकते। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे सब चीज़ें बनाऊं और उन बच्चों को, उन लोगों को वो खा सके, उसका आनंद ले सके, बाकी लोगों के तरह भी, क्योंकि वैसे भी इन लोगों के ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। तो एटलीस्ट खाने पीने के मामले में तो उन्हें ये कठिनाइयाँ नहीं महसूस करनी पड़े, यही मेरी दिली तमन्ना है। शुक्रिया। दोस्तों, हमारे साथ दिल की कलम से में जुड़ रही हैं नेहा त्रिवेदी लेकर अपनी एक बहुत ही ख़ास कहानी। आइए सुनते हैं नेहा त्रिवेदी जी को। साथियों, पारुमिता गोस्वामी की रेडियो शो गाए जा क्या रोना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा यानी नेहा त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपनी यादों के झरोकों से आपको अपनी लिखी पहली कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी मैंने उस वक्त लिखी थी जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। तो फिर सुनिए साथियों, मेरे किशोर मन की एक अभिव्यक्ति। कहानी का शीर्षक है अपने लोग। जमुना बहुत देर तक आले में रखे टिमटिमाते दीपक को देखती रही। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कभी करवटें बदलती माँ को देखती तो कभी खर्राटे लेते बापू को। उसे लग रहा था जैसे किसी को भी उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं है। कितनी मनुहार की थी बापू से। बापू, मुझे जाने देना मेला, सारे गांव की लड़कियां जा रही हैं। मोटर गाड़ी में बैठकर जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। लेकिन बापू, ये क्यों भेजेंगे भला? जाऊंगी तो 2-4 रुपए हाथ में जो रखने होंगे, फिर ताड़ी पीने के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे? तभी माँ ने आवाज़ दी और उसके विचारों का सिलसिला थम गया। जमुना, जमुना। पूरी तरह जागते रहने के बावजूद मैंने आवाज़ कुछ देर में दी। क्या बात है माँ, नींद से जगा दिया। पानी दे दे बेटी। और मैंने पैर पटकते हुए पानी का गिलास माँ की ओर बढ़ा दिया। मेरी झुंझलाहट की वजह उनका मौन था, जो ना मेरा पक्ष ले रहा था और ना ही बापू का कि वे मुझे मेला भेज दें। माँ ने मेरी नाराज़गी की वजह पहचान ली। आखिर माँ है ना मेरी, मुझे मुझसे ज़्यादा जानती हैं। कितना बजा होगा जमुना?
तीसरा पहर तो खत्म होने को आ गया होगा। आकाश में तारे धुंधले पड़ गए हैं। लगता है सुबह होने वाली है। मुझे माँ का मिजाज कुछ ठीक लगा। मैंने कहा, जाने देना माँ मुझे मेला, सब तो जा रहे हैं, गीता, विमला, जानकी, पुष्पा, तो मुझे क्यों नहीं जाने देती। माँ ने समझाते हुए कहा, तू क्या सोचती है बेटी, मैंने क्या तेरे बापू से नहीं कहा? बहुत कहा। सुना उन्होंने क्या जवाब दिया? कहा, पूरे 14 बरस की हो गई है जमुना। जब तू 14 बरस की थी ना, तो तेरा गौना हो गया था। मैं तो इस बैसाख में इसके हाथ पीले करने वाला हूँ। लड़की जात है, कुछ तो तमीज़ सिखा, घर के काम करा। बता जमुना, फिर मैं क्या कहती? फिर से कहती तो क्या तेरे बापू की मार खाती? माँ की बातें सुनकर जमुना बिना कुछ कहे उठकर चली गई। बहुत देर तक तालाब के किनारे बैठी रही और उसमें पत्थर फेंकती रही। पानी में उठती लहरों में अपना प्रतिरूप ढूंढती रही। ये सोचती रही कि मैं भी इस तालाब के जल की तरह स्थिर हूँ। मुझ में भी खुशियाँ तभी उठती हैं जब कोई दूसरा भरता है। तभी दूर से आती चंपा मुझे दिखाई दी। अरे जमुना, तू उदास क्यों है? क्या तू मेला नहीं जा रही? मुझे लगा किसी ने मेरे दुखते घाव को छेड़ दिया हो और मैं फफक कर रो पड़ी। अरे जमुना, तू क्यों रो रही है? देख, सड़क के किनारे देख, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं मेला जाने के लिए, मोटर के इंतज़ार में। चल, तू भी चल। शायद मेरे दुख के कारण को चंपा ने समझ लिया। तू क्यों नहीं जा रही? अच्छा, तेरे बापू ने मना कर दिया। अरे कोई बात नहीं, तू चल। क्या वो तेरे से हर काम पूछ के करते हैं? मोटर के पैसे हम दे देंगे और सब लोग तो हैं ही। इस समय चंपा ही मुझे सबसे सगी लगी। मैं उसके कंधे पर अपना सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने मेरे आंसू को अपने आंचल से पोंछा और अपने घर ले गई। अपने सितारों वाली पीली साड़ी मुझे पहनाई, पैरों में आलता लगाया, कस की बेड़ी गूंथी और उसमें बड़े बड़े गेंदे के फूल लगाए, आँखों में काजल और चमकीली बिंदी। और फिर मैं भी खड़ी हो गई चंपा के साथ मोटर के इंतज़ार में। बहुत दूर से आती मोटर को देखकर सब लोग ताली बजाकर हंसने लगे, उछलने लगे। मोटर हमारे पास आकर रुक गई और हम सब उस पर सवार हो गए। डोलती हिचकोले लेती मोटर मुझे अपने झूमते यौवन की तरह लग रही थी। सबकी खिलखिलाती हंसी मुझे अपने जीवन की तरह लग रही थी। मोटर की खिड़की से बाहर देखने से ये दौड़ते पेड़ को मैं अंगूठा दिखा रही थी। रास्ते में ऊंचे पहाड़ मुझे अपने सपनों की तरह लग रहे थे। सड़क के किनारे लगे टेसू के पेड़ मुझे अपने भीतर जगे अरमान की तरह सुर्ख लग रहे थे। वो खिला पलाश मुझे अपने आगामी सुहाग का चिन्ह लग रहा था। तभी मोटर एक झटके से रुकी और सब लोग गाड़ी से उतर गए। मैं भी उनके साथ हो ली। कभी मैं चंपा के पास जाती तो कभी चमेली के पास, कभी पुष्पा के पास जाती तो कभी जानकी के पास। सबका व्यवहार मेरे साथ कुछ ही पल में बदल गया। सब मुझसे बच रहे थे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। कोई झूला झूल रहा था तो कोई टिकली खरीद रहा था, कोई मिठाई खा रहा था तो कोई बायोस्कोप देख रहा था और मैं मेले के कोने में बैठकर वहाँ बजता हुआ ये गीत सुन रही थी जो कि लग रहा था कि मेरे लिए ही बज रहा है। बदल गई दुनिया, बदल गए लोग, बदल गए सपने, बदल गए अपने, बस एक पल में, कुछ पल में। मुझसे मेरे आंसू नहीं थमे और बेहिसाब बिखरने लगे। मैं पूरे दिन रोती रही। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था आज तो बापू ने माँ को जिंदा नहीं बचाया होगा। बहुत क्रोधी हैं बापू, मुझे तो वे शायद ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करेंगे। मैंने ये क्या कर डाला? थोड़े से सुख के लिए अपने बापू का विश्वास खो दिया, दूसरों के बहकाने में आ गई। थोड़ी सी उत्तेजना मुझे यहाँ ले आई और फिर इनका ऐसा व्यवहार। क्या मेरे पास बुद्धि विवेक नहीं है? क्या मेरे पास अक्ल नहीं है? कुछ पढ़ी लिखी होती तो आज मैं ऐसा कभी नहीं करती। तभी मुझे दूर से आती मोटर दिखाई दी जो मेले में आकर रुक गई।
इच्छा तो ये हुई कि इसके आगे कूदकर मैं अपनी जान दे दूं, किंतु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे तो अपनी गलती का पश्चाताप करना था। तभी सामने बिकते ये लाल लाल गुब्बारे मुझे बापू की क्रोध से सुलगती आंखों की तरह लगे। मैं खामोश डरी सहमी थी, तभी किसी का स्पर्श मुझे झकझोर कर रख दिया। जब मैंने पलट कर देखा तो बापू खड़े थे। एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे शरीर का रक्त सूख गया हो, कानों में सीटी सी बज रही हो, डर के मारे गाल गर्म हो गए हों, आंखें पथरा गई हों। मैं तो बापू के चरणों में गिर गई और उनसे प्रार्थना करती रही, बापू मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे विश्वास को बहुत कम कीमत पर बेच दिया है। बापू ने मुझे उठाकर छाती से लगा लिया और कहा, कोई बात नहीं बेटी, तूने मुझसे कहा होता मैं ले आता, बगैर पैसे के चली गई। क्या है बेटी, आजकल का ज़माना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने तेरी माँ से मना किया था। आखिर तू भी तो इंसान है, तेरा भी तो मन करता होगा। अब मैं बापू को कैसे बताऊं कि मैं कितना दुखी हुई हूँ अपने व्यवहार से। आज मुझे अपने बापू बहुत महान लग रहे थे। सारी दुनिया मुझे उनके आगे बहुत छोटी लग रही थी। लग रहा था आज तक मैं बापू का नकली रूप देखती रही, उनका असली रूप तो आज उभर कर सामने आया है। जमुना बता, क्या लेना है तुझे? मैंने कहा, बापू कुछ नहीं खरीदना मुझे, वो सामने जो स्लेट पट्टी बिक रही है ना, वो ला दो और कलम खरीद दो। अब मैं जाकर पढ़ाई करूँगी और पढ़ लिख कर समझदार बनूँगी। बापू ने झट से जमुना के लिए स्लेट पट्टी और कलम खरीद दी। उसने अपने मेले में घूमती सखियों को अंगूठा दिखाया, अपने बालों में खुरसे गेंदे के फूल को उनके सामने नोच कर फेंक दिया और अपने बापू के साथ मोटर में बैठकर गांव आ गई। खूब मन लगा। दोस्तों, मौसम जब इतना रंगीन हो रहा है तो चलिए क्यों ना चलें श्रीमान श्रीमती जी के यहाँ और देखते हैं कि वहाँ क्या पक रहा है। अरे सुनছো, आज खाने में क्या बनाऊं? आज दिन कौन सा है? आज शनिवार है, हम नॉनवेज खा सकते हैं। वाह, तो ठीक है। तुम ऐसा करो, वो इलिश माछ स्टीम बना दो और उसमें वो 4 पीस फ्राई भी कर देना। बना तो दूंगी, अगर तुम इलिश मछली खरीद कर लाओगे तो। क्यों? मछली जो खरीद कर लाया था परसों, उसका क्या हुआ? वो खत्म हो गया। तो ठीक है, फिर अंडा करी बना दो, और वो देखना ज्यादा ग्रेवी वाला मत बनाना। वो भी बना दूंगी, अगर तुम खरीद कर ला दो तो। क्यों? घर में अंडा भी नहीं है क्या? हाँ, वो तो पहले ही खत्म हो गया था। अरे, और वो जो छोटा मछली लाया था उसका क्या है? वो भी खत्म हो गया है। मतलब जब घर में कुछ भी नहीं है, फिर तुम मेरे से क्यों बार बार पूछ रहे हो क्या बना दूं, क्या बना दूं? हाँ, फिर बोलोगे तुमसे पूछती ही नहीं हूं। अरे धुर, तो सब।
आज की श्रीमान श्रीमती के प्रस्तुतकर्ता हैं भवतोष और पारोमिता मित्रा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया। अब चलिए दोस्तों, हम रुक करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हंगामा की तरफ और सबसे पहले सुनते हैं ममता बघेल जी को, जो लेके आई हैं आपके समक्ष गीत मिस्टर मिसेस 55 से, और बोल हैं बूझ मेरा क्या नाम रे। आइए सुनते हैं ममता बघेल को। बूझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। लोग कहे मैं बावरी, मेरे उलझे उलझे बाल। लोग कहे मैं बावरी, मेरे उलझे उलझे बाल। मेरा काला काला दिल है, मेरे गोरे गोरे गाल। मेरा काला काला दिल है, मेरे गोरे गोरे गाल। मैं चली जिस गली, झूमे सारा गाँव रे, बूझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। आज संभल के देखना बाबूजी हमरी ओर, आज संभल के देखना बाबूजी हमरी ओर। कहीं दिल से लिपट ना जाए लंबी जुल्फों की डोर, कहीं दिल से लिपट ना जाए लंबी जुल्फों की डोर। मैं चली मन चली, सबका मन ललचाऊं रे, बूझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। दिल वालों के बीच में मेरी अखियाँ है बदनाम, दिल वालों के बीच में मेरी अखियाँ है बदनाम। हूँ एक पहेली फिर भी कोई बूझो मेरा नाम, हूँ एक पहेली फिर भी कोई बूझो मेरा नाम। मैं चली ले चली, बूझो तो कित जाऊँ रे, बूझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। बूझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। दोस्तों, शीला वर्मा जी आपके समक्ष लेके आई हैं गीत प्रेम पर्वत से, और गीत के बोल हैं ये दिल और। आइए सुनते हैं शीला वर्मा जी को। और
पहाड़ों को चंचल किरण चुमती है, पहाड़ों को चंचल किरण चुमती है, हवा हर नदी का बदन चुमती है, हवा हर नदी का बदन चुमती है। यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। लिपटते दिलों से बादल घने, लिपटते दिलों से बादल घने, ये पल पल उजाले पल पल अंधेरे, ये पल पल उजाले पल पल अंधेरे। बहुत ठंडी ठंडी है राहों के साए, बहुत ठंडी ठंडी है राहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। La 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 la, la la la। धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से।
चलते चलते एक गीत मेरे स्वर में। फिल्म का नाम है वो कौन थी और बोल हैं लग जा गले। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोल जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है। अगले हफ्ते से ये कार्यक्रम हम डेली के बजाय हफ्ते में 2 दिन करेंगे, बुधवार और शनिवार। इसका कारण है दोस्तों, मैं अपना वक्त अपने किरदारों को देना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लिखती हूँ और मुझे अपनी लेखन की तरफ थोड़ा सा वक्त चाहिए रह रहा है। इसीलिए ये हमारा जो प्रोग्राम है इसको हम डेली के बजाय अब हफ्ते में 2 बार करेंगे, बुधवार और शनिवार को। होप
आप लोग का सपोर्ट हमारे साथ ऐसा ही बना रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए और हमें देते रहिए आपकी दुआएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।